Good morning everyone. Myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, Government College अजमेर। आज हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का जो दूसरा और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लेबर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सामग्री के 3 तत्व हमने पढ़े हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, उसमें लेबर का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जनरली हम मटेरियल को पहला तत्व मानते हैं, लेकिन मटेरियल और लेबर में क्या अंतर है कि मटेरियल एक निर्जीव तत्व है, तो उस पर कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जो लेबर है वो लागत का एक सजीव तत्व है। तो इस कारण से अगर हमने इस पर कंट्रोल किया और इसकी कार्यकुशलता हम बढ़ाने में सफल हुए, तो वहाँ पर हम जो है हमारे लागत को भी कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। लेबर जो कंट्रोल है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लेबर ऑर्गेनाइजेशन या श्रम संगठन। श्रम संगठन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? श्रमिकों का चुनाव एवं उनकी नियुक्ति, श्रमिकों के समय पर नियंत्रण एवं उनका लेखा, विशेष प्रकार के श्रमिक और उनके लागत का विश्लेषण, श्रमिकों की मजदूरी की राशि का निर्धारण और वितरण, कार्य एवं विधि अध्ययन। सबसे पहला इसमें श्रमिकों का चुनाव एवं उनकी नियुक्ति। श्रमिकों का जो चुनाव करने का काम है वो पर्सनल डिपार्टमेंट का है, एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट का है। आवश्यकता अनुसार जब भी उनको श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके आधार पर वो श्रमिकों की नियुक्ति करते हैं। विज्ञापन के माध्यम से, किसी एजेंसी के माध्यम से एप्लीकेशंस मांगते हैं, उसके बाद उनकी रिटन एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, उसके आधार पर श्रमिकों की नियुक्ति करते हैं और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। फिर प्रशिक्षित कर्मचारियों को संबंधित विभागों को सौंप दिया जाता है। उसके बाद जिनका सिलेक्शन होता है उनका एक हिस्ट्री कार्ड बना लेते हैं, जिसमें उसका नाम, एड्रेस, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफ़िकेशन, मैरिटल स्टेटस, कोई पुराना कितना एक्सपीरियंस है, कौन सी ग्रेड में हमने उसको नियुक्त किया है, प्रारंभिक वेतन क्या है, उसका पदनाम क्या है, पहले का अगर अनुभव है तो क्या है, इन सब बातों की जानकारी। ये सब काम जो है पर्सनल डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है। दूसरा इसमें होता है श्रमिकों के समय पर नियंत्रण एवं उनका लेखा। अब श्रमिकों के समय पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है, उसका लेखा रखना ज़रूरी है कि कितने समय वो रहा। ये काम मेनली टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का होता है। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है? वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आपको इसकी आवश्यकता है, मजदूरी तालिका बनाने के लिए भी इसकी आवश्यकता है, या उत्पादित वस्तु की सेवा की श्रम लागत ज्ञात करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, कारखाना ऊपरी वितरण के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब ये किस प्रकार से हम समय का लेखा रखते हैं? तो समय का लेखा रखने के जो तरीके हैं, एक तो अटेंडेंस रजिस्टर हो सकता है जिसमें श्रमिक आने जाने का समय लिखे। अगर श्रमिक अनपढ़ है तो मेटल डिस्क के आधार पर उसका हम लेखा कर सकते हैं। टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक है, उसके आधार पर कर सकते हैं। आने जाने की बायोमेट्रिक्स हम लगा सकते हैं, उसके आधार पर हम उसका लेखा रख सकते हैं। आजकल आईज़ के आधार पर आप जो है उसका लेखा रख सकते हैं। तो ये आधुनिक जो तकनीक है उसके आधार पर हम श्रमिकों के आने और जाने का जो है वो लेखा उसमें रख सकते हैं। इसके अलावा श्रमिकों के समय का, काम का लेखा रखने के 2 तरीके और होते हैं। 2 प्रकार के कार्ड हम और बना सकते हैं। एक तो होता है जॉब कार्ड और एक होता है पीस वर्क कार्ड। जॉब कार्ड में एक पर्टिकुलर कार्य पर किस किस श्रमिक ने कितने कितने घंटे काम किया, वो उस पर हम लेखा करते हैं। तो उस काम पर जिस श्रमिक ने काम किया, कितने घंटे किया, उसको साइन करके फॉरमैन द्वारा उसको प्रमाणित करवा लेते हैं। तो इससे एक पर्टिकुलर जॉब पर कितने घंटे काम हुआ वो हमें जानकारी मिल जाती है। एक हम श्रमिक के हिसाब से कार्ड बना लेते हैं, जिसमें पीस वर्क कार्ड होता है, जिसमें श्रमिक का नाम और उसकी सारी सूचनाएं होती है। अब उस श्रमिक ने 1 सप्ताह में या 1 दिन में कहाँ कहाँ काम किया वो उस कार्ड में एंट्री कर देते हैं। मान लीजिए एक श्रमिक ने 1 सप्ताह में 1 से ज़्यादा जगह काम किया है, तो कौन से डिपार्टमेंट में काम किया, कितने घंटे काम किया, वहाँ के फॉरमैन से वो हम वेरीफाई करा लेते हैं। तो जॉब कार्ड में एक पर्टिकुलर जॉब पर समय का लिखा हो जाता है, और पीस वर्क कार्ड जो श्रमिकों के हिसाब से बनता है उसमें एक श्रमिक के हिसाब से लिखा हो जाता है कि उस श्रमिक ने कहाँ कहाँ काम किया। तीसरा इसमें आता है विशेष प्रकार के श्रमिक। अब विशेष प्रकार के श्रमिक कौन से हो सकते हैं? एक तो प्रशिक्षण हेतु आए श्रमिक, जिनकी मजदूरी कंपैरेटिवली कम होती है, एफिशिएंसी कम होती है, अप्रेंटिस वर्कर हम उनको कहते हैं। कई बार क्या होता है भूता श्रमिक या घूस श्रमिक, जिसको हम खाली
मस्ट रोल में दिखाने के लिए हम उसका नाम भर देते हैं और उसकी जो मजदूरी का गबन हो जाता है, तो इस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक होता है कैजुअल लेबर या आकस्मिक श्रमिक, जो हम बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए बहुत थोड़े से समय के लिए हम इसको नियुक्त करते हैं, तो उसके लिए जो है अलग हमें लिखे रखने पड़ते हैं और उसका पेमेंट अलग करते हैं। ये स्थायी श्रमिक नहीं होता है, फॉर द टाइम बीइंग हम इसको लिखते हैं रखते हैं। एक हमारे पास होता है आउट वर्कर, संस्था के बाहर काम करने वाला श्रमिक। अब संस्था के बाहर काम करने वाले श्रमिक भी 2-3 हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है जो अपने निवास पर अपने ही औजारों से सामग्री का कुछ भाग तैयार करे, खुद के ही घर पे करता है, खुद के औजारों से करता है। सामग्री जो है वो आपसे ले जाता है, तो यहाँ पर उसके जब माल तैयार होकर आए तो उसकी सामग्री की जांच करना बहुत आवश्यक है। और एक ऐसे श्रमिक जो अपने घर पर संस्थान का उपकार्य पूरा करते हैं, तो वहाँ पर वो अपने घर पर संस्थान का काम करते हैं। तो इस प्रकार के जो श्रमिक हैं, उनके श्रमिकों के जो वस्तु है उसकी क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो माल आपके यहाँ से ले जाता है और फिर उसको बना के लाता है, तो वो प्रॉपर है कि नहीं, वो आपने दिया है जो है या अथवा नहीं, इस बात की जानकारी थोड़ी हमें रखनी चाहिए। एक बार क्या होता है कि कई बार आपके जो ऐसे श्रमिक भी होते हैं जिसको आपके कस्टमर के घर जाके काम करना पड़ता है या कस्टमर के स्थान पर जाकर काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर वो उस कस्टमर से साइन करा के लाते हैं कि हमने काम कर दिया, उसके बाद उसको वहाँ पर संस्था के द्वारा पेमेंट किया जाता है। इसके बाद होता है श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण। श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण उसके टाइम के लेखे के आधार पर हम करते हैं। उसको अलग अलग भागों में हम बांट लेते हैं, कितने घंटे काम किया, उसमें से कितना नॉर्मल है, कितना ओवर टाइम है, ओवर टाइम क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर टोटल कितनी मजदूरी बनी, उसमें से कितनी कटौतियाँ की जानी है। कुछ डिडक्शंस होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड का होता है, इंश्योरेंस का होता है, या और कोई आपको डिडक्शन करना है, कोई लोन का अमाउंट है, कोई पेनल्टी है, वो डिडक्शन करके नेट कितना अमाउंट पेबल है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और एक इसमें होता है वर्क एंड मोशन स्टडी। वर्क स्टडी या टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम स्टडी में क्या होता है कि हम प्रत्येक श्रमिक के को काम करने में कितना समय लगना चाहिए, ये हम क्या करते हैं कि प्रत्येक श्रमिक की क्रिया के लिए 10-12 हम ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं, और उसके आधार पर हम प्रमापित समय एक निर्धारित कर देते हैं, स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित कर देते हैं। तो उसके आधार पर हम एक टाइम तय कर देते हैं कि इतने में श्रमिक को काम करना है, और उसके आधार पर फिर हम बोनस योजनाएं घोषित करते हैं। एक होता है मोशन स्टडी या गति अध्ययन। गति अध्ययन जो है उसमें श्रमिकों के द्वारा जो क्रियाएं पूरी करनी होती है, उन क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, और उन क्रियाओं में अगर किसी प्रकार का सुधार किया जा सके तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। किसी क्रिया को अगर हम कम कर सकें जिससे कि श्रमिक की थकान कम हो, उसको कम टाइम लगे, या उसकी कुशलता बढ़ाई जा सके, तो एक्टिविटीज़ जो है उन एक्टिविटीज़ में उनका क्रम भी हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या किसी एक्टिविटी को हम समाप्त कर सकते हैं। ये हम मोशन स्टडी में करते हैं। तो टाइम एंड मोशन स्टडी जो है श्रमिक की कार्यकुशलता बढ़ाने और उसकी जो है थकान कम करने, अननेसेसरी लेबर को कम करने, कुशलता बढ़ाने, इसके लिए हम उसका जो है उपयोग करते हैं। अब इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म आती है वो आती है एक ओवर टाइम या अधि समय। ओवर टाइम या अधि समय क्या होता है कि किसी भी श्रमिक के जो काम करने के सामान्य घंटे हैं, उन सामान्य घंटों से अगर कोई श्रमिक अधिक काम करता है तो ओवर टाइम कहलाता है। भारतीय कारखाना अधिनियम की धारा 59(1) के अनुसार अगर कोई श्रमिक किसी दिन 9 घंटे से ज़्यादा या किसी सप्ताह 48 घंटे से ज़्यादा काम करता है, तो इन दोनों विकल्पों में से अधिक हितकर विकल्प के आधार पर ज्ञात किए गए अधि कार्य समय के लिए उसको सामान्य दर की दुगनी दर से मजदूरी दी जाएगी। तो नियम तो ये कहता है कि ओवर टाइम जो है उस ओवर टाइम में डबल पेमेंट किया जाना चाहिए। अब श्रमिक ओवर टाइम अगर करता है तो नेचुरली उसका इफेक्ट क्या आता है संस्था पर कि उसको जो है अधिक पेमेंट करना पड़ता है। तो हमें बहुत ज़रूरी होने पर ही ओवर टाइम करवाना चाहिए। अब इसमें एक आता है कि अधि समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, नीड फॉर ओवर टाइम। अधि समय कार्य क्यों करवाया जाए श्रमिक से। तो अधि समय कार्य करने की आवश्यकता इन कारणों से पड़ सकती है। इसमें पहला है उत्पादित वस्तु की मांग अचानक बढ़ गई हो और उसकी पूर्ति बनाए रखने के लिए आप अपने श्रमिकों से ओवर टाइम करवा रहे हैं, या श्रमिक जो आपके रेगुलर काम करने वाले हैं उनमें से कई श्रमिक आकस्मिक रूप से
एब्सेंट हो गए हैं, अनुपस्थित हो गए हैं और आपको अपना काम समय पर पूरा करवाने के लिए जो श्रमिक आ रहे हैं उनसे अधिक समय काम करवाना पड़े। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस रॉ मटेरियल को काम में लेते हैं वो रॉ मटेरियल इस नेचर का है कि जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, अगर उसको एक निर्धारित समय में उपयोग में नहीं लिया गया तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्री का टाइमली उपयोग करने के लिए हमें ओवर टाइम करवाना पड़ सकता है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई मोस्ट अर्जेंट ऑर्डर आ जाए और उसको आप पूरा करवाने के लिए श्रमिकों से ओवर टाइम करवाएं, तो नेचुरली ऐसे अर्जेंट ऑर्डर को पूरा करने के लिए हम पैसा भी जो है ग्राहक से सामान्य से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हम पेमेंट भी तो ज़्यादा कर रहे हैं श्रमिकों को, तो इसलिए हमें आवश्यकता पड़ सकती है। या हमारी प्लांट एंड मशीनरी की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को हम 8 घंटे में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे नॉर्मल टाइम में यूज़ नहीं कर पा रहे, और हम उस मशीन का अधिकतम उपयोग करने के लिए हम उस पर ओवर टाइम काम करवाना चाहते हैं, तो इसलिए हम श्रमिकों को ज़्यादा समय उसमें काम करवाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनके लिए या जिन कारणों से हमें ओवर टाइम कराने की आवश्यकता होती है। अब ओवर टाइम कराने के लाभ क्या होते हैं? देखो, ओवर टाइम कराने के लाभ श्रमिक के लिए हो सकता है कि एक श्रमिक जो है अपने सामान्य मजदूरी से थोड़ी ज़्यादा मजदूरी कमा सकता है, तो उससे वो बेहतर जीवन यापन कर सकता है, और सामान्य कार्य घंटों से अधिक काम करने के लिए वैसे तो रुचि रहेगी, लेकिन उसको नॉर्मल से ज़्यादा पेमेंट मिलता है तो वो उत्साहित होकर उसका काम कर लेगा, और उसका अधिक मजदूरी मिलेगी तो उसको जीवन स्तर उसका सुधरेगा, घर परिवार के लिए अधिक कमाई करने की स्थिति में होगा, अपना जीवन स्तर ऊंचा बनाए रखने की स्थिति में होगा। लेकिन अधिक समय के कुछ हानियाँ भी है। वो क्या होती है कि किसी भी श्रमिक की जो है कार्यक्षमताएँ सीमित होती है। अगर आप लगातार उससे ओवर टाइम कराएंगे तो उससे उसको स्थायी रूप से थकान रहेगी, और रोज़ाना थकान होने के कारण उसके स्वास्थ्य पर स्थायी रूप से विपरीत असर भी आ सकता है। दूसरा, ओवर टाइम के लालच में श्रमिक जो है नॉर्मल वर्किंग डेज में धीरे धीरे काम करेगा या काम चोरी करेगा ताकि उससे ओवर टाइम करवाया जाए, तो आदतें खराब होती है। अधिक समय में ऊंची दर से मजदूरी देने के कारण हमारी प्रति इकाई लागत या प्रति जॉब जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। फिर अधिक समय काम करने के कारण अगर श्रमिक की एफिशिएंसी कम होगी तो नेचुरली जो है कि आपका जो उत्पादन है वो भी घटिया किस्म का होगा, और उससे आपके संस्था पर एडवर्स इफेक्ट आएगा। और एक सोशल अगर हम फैक्टर देखें तो अधिक समय काम करने के कारण श्रमिक अपने परिवार और बच्चों पर कम ध्यान दे पाएगा, तो अपनी जो उसकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, परिवार के प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके प्रति वो थोड़ा एक इग्नोर हो जाएगा, और उसका कई बार एडवर्स इफेक्ट बहुत आता है। अपने बच्चों को नहीं संभाल पाता तो बच्चों की एजुकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती, बच्चे गलत लाइन पे चले जाते हैं, बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहने की संभावना होती है अगर उस पर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जाए। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके श्रमिक से जो है ओवर टाइम करवाया जाना चाहिए। अब जो ओवर टाइम है उस ओवर टाइम को कैसे हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स में चार्ज करें, तो जो नॉर्मल मजदूरी है वो तो नॉर्मल मजदूरी डायरेक्ट मजदूरी के रूप में चार्ज करेंगे, और जो नॉर्मल रेट से ज़्यादा मजदूरी हमने दी है उसको हम ओवरहेड के रूप में चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसा मैंने आपको बताया डबल रेट से हम मजदूरी का पेमेंट करते हैं, तो डबल रेट से जब मजदूरी का हम पेमेंट करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो नॉर्मल रेट जितनी मजदूरी है वो तो उसकी डायरेक्ट वेजेस मानेंगे ही, और नॉर्मल रेट से ज़्यादा रेट वाली मजदूरी है उसको हम ओवरहेड के रूप में चार्ज कर सकते हैं। या कई बार हम किसी विशेष जॉब को काम करने के लिए ओवर टाइम करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये भी संभव है कि आप पूरी की पूरी उसको डायरेक्ट लेबर के रूप में चार्ज कर लें, क्योंकि हम उससे कीमत भी तो ज़्यादा वसूल कर रहे हैं, तो ये स्थिति हो सकती है। बाकी जो है सीजनल डिमांड को पूरी करने या मांग और पूर्ति में सामंजस्य बनाने के लिए आप करते हैं तो नॉर्मल वेजेस को डायरेक्ट वेजेस मान लें, और नॉर्मल से अधिक वेजेस को आप ओवरहेड के रूप में चार्ज कर सकते हैं। आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।